हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एएलपी एंड टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट बड़ा जी का मान किसके द्वारा ज्ञात किया गया। और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट बड़ा जी का मान को किसने ज्ञात किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने बड़ा जी का मान को खोजा था। और दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बड़ा जी का मान कितना होता है। तो बड़ा जी का मान कितना होता है हमारा? 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है दोस्तों, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ये हमारा होता है बड़ा जी का मान होता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ एएलपी एंड टेक्नीशियन में आने वाले रियल प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त आरपीएफ एएलपी एंड टेक्नीशियन की तैयारी करते हुए शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, पेट्रोलियम का शोधन निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके किया जाता है? तो पेट्रोलियम का शोधन किस तकनीक का उपयोग करके किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। और दोस्तों, पेट्रोलियम की शुद्धता किससे ज्ञात की जाती है? इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पेट्रोलियम की शुद्धता ऑक्टेन संख्या से ज्ञात की जाती है। हमारा अगला सवाल है, मेथिल एथिल कीटोन को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो मेथिल एथिल कीटोन को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2-बुटेनॉन। 2-बुटेनॉन का मतलब होता है मेथिल एथिल कीटोन। हमारा अगला सवाल है, एनहाइड्राइड के जल योजन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? और दोस्तों, आज हम जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो एनहाइड्राइड के जल योजन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। जिप्सम दोस्तों एनहाइड्राइड के जल योजन अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में यह बनता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की? तो भारी जल की खोज किसने की दोस्तों? तो भारी जल की खोज हमारा हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, HC यूरे एवं वासवार्न ने दोस्तों। और भारी जल का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? D2O, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिटोरियम ऑक्साइड। डिटोरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है और इसकी खोज HC यूरे एवं वासवार्न ने दोस्तों 1932 में खोज की थी। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 kg ऑफ CO2। 1000 किलोग्राम होता है दोस्तों, CO2 के बराबर होता है। हमारा अगला सवाल है, क्रायोजेनिक तापमान का अर्थ है तापमान कितना होना चाहिए? तो क्रायोजेनिक तापमान का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे। -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो
आपको प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं और जब आप अपने दाहिने हाथ को हिलाते हैं तो आपका प्रतिबिंब में दोस्तों बायां हाथ हिलता हुआ नजर आता है। तो इस घटना चक्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व व्युत्क्रमण। पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण दोस्तों जब आप समतल दर्पण के सामने अपने दाहिने हाथ को हिलाते हैं तो आपको बायां हाथ हिलते हुए नजर आता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक का ऊन यानी फिलोसोफर्स ऊल कहा जाता है, अर्थात जस्ते का फूल भी उसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को दोस्तों दार्शनिक का ऊन अर्थात फिलोसोफर्स ऊल भी कहा जाता है और जस्ते का फूल भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, वेबर प्रति सेकंड किसके समान होता है? तो वेबर प्रति सेकंड किसके समान होता है? और इसका सही उत्तर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वेबर प्रति सेकंड हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्ट। वोल्ट के समान होता है, वेबर प्रति सेकंड बराबर वोल्ट होता है। हमारा अगला सवाल है, मानव आंख में प्रकाश किरणें कहां तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित हो जाती है? और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर 2018 में एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल था। तो मानव आंख में प्रकाश किरणें कहां तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। रेटिना मानव आंख में दोस्तों प्रकाश किरणें तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित हो जाती है। हमारा अगला सवाल है, मशरूम क्या है? तो दोस्तों मशरूम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता पाएंगे। तो मशरूम क्या है दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक बोलते हैं मशरूम को दोस्तों, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? फंगी। यानी मशरूम एक कवक अर्थात फंगी है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? तो किसमें दोस्तों पित्ताशय नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चूहा। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। हमारा अगला सवाल है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? तो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सनई। सनई दोस्तों हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कुत्ता भौंकने में असमर्थ होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कुत्ता भौंकने में असमर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डिंगो। डिंगो प्रजाति की कुत्ता भौंकने में असमर्थ होता है। हमारा अगला सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों आज हम जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये टॉप 20 ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने यह पता लगाया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है? तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी का खोज की। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। डॉल्फिन का मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है। हमारा अगला सवाल है, किसकी जांच के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? तो किसकी जांच के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बीएमडी परीक्षण की जांच, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए की जाती है। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए की जाती है। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी नलिका रहित ग्रंथि है? तो मानव शरीर में कौन सी नलिका रहित ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर में नलिका रहित ग्रंथि है।
हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ एएलपीएन टेक्नीशियन में आने वाले रियल प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त आरपीएफ एएलपीएन टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, शरीर में उत्तकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। प्रोटीन के कारण दोस्तों शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। और प्रोटीन क्या करता है दोस्तों, हमारे शरीर में टूटी फूटी हड्डियों की मरम्मत करने का भी ये कार्य करती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, अरस्तु। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर क्वेश्चन के साथ। चलिए टाटा बाय बाय।